हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी या मुद्रा की मांग के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मुद्रा की मांग हम लोग विनिमय के माध्यम के रूप में करते हैं, मूल्य के संचय के लिए करते हैं, आकस्मिक कार्यों को करने के लिए करते हैं, मूल्य को मापने के लिए करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ मुद्रा अपने पास बचा के रखते हैं और इसको राइट टाइम पे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाने के लिए भी हम लोग मुद्रा की मांग करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मुद्रा की मांग से संबंधित जितने भी सिद्धांत होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो जो मुद्रा की मांग से संबंधित सिद्धांत होते हैं वह मुख्य रूप से हमारे पास हम उनको 4 भागों में बांटते हैं। तो आइए एक एक करके हम उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग का सिद्धांत। तो इसको हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला क्लासिकल थियरी, प्रतिष्ठित सिद्धांत, नियो क्लासिकल थियरी, नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, तीसरा कीन्सियन थियरी या कीन्सियन सिद्धांत और चौथा होता है पोस्ट कीन्सियन थियरी। कीन्स के बाद की जो थियरीज हैं। अब हमें यूजी लेवल पे ये 3 थियरी पढ़नी होती है, क्लासिकल थियरी, नियो क्लासिकल थियरी और कीन्सियन थियरी। क्लासिकल थियरी को हम लोग प्रतिष्ठित सिद्धांत या परंपरावादी सिद्धांत कहते हैं। नियो क्लासिकल थियरी को हम लोग नव प्रतिष्ठित सिद्धांत कहते हैं और कीन्सियन थियरी को हम लोग कीन्स का सिद्धांत कहते हैं। तो सबसे पहला जो थियरी हमारा है क्लासिकल थियरी, ये हमें बतलाता है या इस थियरी को हम लोग क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी या मुद्रा के परिमाण सिद्धांत या मुद्रा की मात्रात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये जो थियरी थी यह इरविंग फिशर के द्वारा 1911 में इनकी किताब परचेजिंग पावर ऑफ मनी में दी गई थी। तो इससे पहले भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बात की हुई थी, लेकिन मुख्य रूप से इसको फेमस करने का श्रेय इरविन फिशर को जाता है। यह थ्योरी हमें बताती है कि जो मुद्रा की मांग होती है या डिमांड फॉर मनी होती है वह ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए होता है या लेन देन उद्देश्य के लिए होता है। हम लोग मुद्रा की मांग केवल लेन देन उद्देश्य के लिए करते हैं। और वहीं नियो क्लासिकल थियरी, जिसे हम लोग कैम्ब्रिज थियरी भी कहते हैं, कैम्ब्रिज थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, क्योंकि इसे कैम्ब्रिज से संबंधित अर्थशास्त्रियों ने दिया था। इसको हम लोग कैम्ब्रिज थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी ही कहते हैं, क्योंकि इसे कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने दिया था, जिसमें मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और कीन्स प्रमुख हैं। इस थ्योरी को हम लोग कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं। कैश बैलेंस अप्रोच, नगद शेष दृष्टिकोण। यह सिद्धांत हमें बतलाता है कि जो मुद्रा की मांग होती है वह ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए नहीं होती, बल्कि स्टोर ऑफ वैल्यू या मूल्य के संचय के लिए होती है। यानी हम मुद्रा की मांग नगद शेष के लिए करते हैं। यानी यहाँ जो डिमांड फॉर मनी है इसका मतलब क्या है, कैश बैलेंस अप्रोच, या मुद्रा की मांग हम स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन के लिए करते हैं। फिर इसके बाद हमारा है कीन्सियन थ्योरी। कीन्सियन थ्योरी को हम लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ मनी के नाम से भी जानते हैं। मुद्रा का तरलता पसंदगी सिद्धांत, इसका हिंदी क्या है, लिक्विडिटी मतलब तरलता पसंदगी या तरलता अधिमान सिद्धांत, मुद्रा का तरलता अधिमान सिद्धांत। ये आपका कीन्स ने दिया हुआ था। ये बताते हैं कि जो मुद्रा की मांग होती है वह 3 कारणों से होती है। एक होता है ट्रांजैक्शन मोटिव यानी लेन देन उद्देश्य, दूसरा होता है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव जिसे हम लोग सतर्कता या दूरदर्शिता उद्देश्य कहते हैं, तीसरा हमारा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव जिसे हम लोग सट्टा उद्देश्य कहते हैं। इसके बाद की थ्योरी हमें यूजी लेवल पे नहीं पढ़नी है,
पोस्ट कीन्सियन थ्योरी, इसके अंतर्गत हम लोग बॉमोल की थ्योरी, रॉबिन की थ्योरी, डॉन पैटिनकिन की थ्योरी और मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी को पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये पहला वाला क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी पढ़ेंगे। तो ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी है, इसको हम लोग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कहते हैं, या मुद्रा का परिमाणात्मक सिद्धांत करते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा या परिमाण होता है। तो यह जो सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत को सबसे पहले हमारे जुआन जैती ने 1558 में बतलाया था। इन्होंने बतलाया था कि जो मुद्रा का मात्रा होती है और कीमत स्तर होता है, उसके बीच संबंध को बतलाया था। इसके बाद क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से संबंधित इकोनॉमिस्ट में जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, रिकार्डो मेल और टॉजिंग भी हैं। लेकिन इस थ्योरी को अच्छी तरीके से या फेमस करने का श्रेय इरविन फिशर को जाता है, जिन्होंने 1911 में द परचेजिंग पावर ऑफ मनी नाम की एक किताब लिखी थी और इसी में इन्होंने इस थ्योरी की व्याख्या की थी। और यह थ्योरी कहती है कि जो डिमांड फॉर मनी है या जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि जो मुद्रा की मांग होती है वह ट्रांजैक्शन मोटिव या लेन देन उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है हमारी, ये हमारा जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ये हमारा प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी के बीच रिलेशन बतलाता है। ये जो प्राइस लेवल है, इसका मतलब हुआ कीमत स्तर। प्राइस मतलब कीमत, लेवल मतलब स्तर, कीमत स्तर, और वैल्यू ऑफ मूल्य मतलब मुद्रा के मूल्य के बीच के संबंध को बतलाता है। अब हमें एक बात समझना होता है कि जो प्राइस लेवल है ये क्या है। तो इकोनॉमी में जो भी प्राइसेस हैं वस्तुओं और सेवाओं का, उनका हमने एक एवरेज प्राइस ले लिया है, औसत कीमत ले लिया है। और वहीं वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा का मूल्य जो होता है इस प्राइस लेवल का उल्टा होता है, यानी जो वैल्यू ऑफ मनी है वह प्राइस लेवल का इनवर्स फंक्शन है, यानी इस प्राइस लेवल और मुद्रा के मूल्य के बीच में उल्टा संबंध होता है। हम जनरली वैल्यू ऑफ मनी को 1/P से दिखा देते हैं और प्राइस लेवल को P से डिनोट करते हैं। यह बतलाता है कि जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ता है वैसे वैसे मुद्रा का मूल्य घटता है, यानी अगर P बढ़ेगा तो ये जो 1/P है इसका मूल्य कम होगा। मुद्रा के मूल्य से आशय मुद्रा की एक इकाई कितनी वस्तुएं और सेवाओं को क्रय कर सकती है उसी से है, यानी मुद्रा की क्रय शक्ति से है। तो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ता है, जैसे महंगाई आती है, तो महंगाई आने पर जो मुद्रा का मूल्य होता है वह गिरते जाता है। जैसे एक हमारे पास 100 रुपए का नोट है, इस 100 रुपए के नोट से हम जितनी चीजें 1950 में खरीद सकते थे, आज उतनी चीजें इस 100 रुपए में नहीं खरीद पाएंगे। तो इस प्रकार इस जो 100 रुपए का नोट है इसका मूल्य कम हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो देखिए जो हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है या मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, वह कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य के बीच के संबंध को बतलाता है। अब वह बतलाता है कि ये जो मुद्रा का मात्रा है और कीमत स्तर है, इनके बीच धनात्मक संबंध होता है, और जो मुद्रा की मात्रा है उसका कीमत स्तर से मुद्रा के मूल्य से ऋणात्मक संबंध होता है। इस प्रकार अगर हम मुद्रा की मात्रा को बढ़ाते हैं तो कीमत स्तर बढ़ जाएगा और हमें कीमत स्तर और मुद्रा के बीच में धनात्मक संबंध प्राप्त होगा या पॉजिटिव रिलेशन प्राप्त होगा। वहीं जब हम क्वांटिटी ऑफ मनी या मुद्रा की मात्रा को बढ़ाते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी गिर जाता है। इस प्रकार क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में नेगेटिव संबंध होता है। तो ये मेन आपका क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, जिसमें टॉजिंग ने बतलाया हुआ था। टॉजिंग के शब्दों में अगर हम लोग बात करें कि अगर हम मुद्रा की मात्रा को 2 गुना कर देते हैं, मान लेते हैं m हमारा मुद्रा की मात्रा है, इसको हमने डबल कर दिया,
तो इकोनॉमी में जो कीमतें होती हैं, प्राइस होता है, वह भी डबल हो जाता है। और वहीं मुद्रा का मूल्य जो होता है वो क्या हो जाता है, 1/p, वह हाफ हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। इस प्रकार टॉजिंग के अनुसार यदि हम मुद्रा की मात्रा को दोगुना कर देते हैं तो कीमत स्तर दोगुना हो जाता है और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है। और वहीं अगर हम मुद्रा की मात्रा को आधा कर दें तो कीमत स्तर भी आधा हो जाएगा, लेकिन मुद्रा का मूल्य दोगुना हो जाएगा। तो ये आपको समझना है। अब फीसर की जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसको हम लोग समझेंगे। मेन यही था जो हमने ये पीछे देखा हुआ है, लेकिन इसको फीसर के शब्दों में भी हम लोग अब समझेंगे। तो फीसर ने जो अपनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी उसको इस प्रकार से लिखा है, MB बराबर P1Q1 प्लस P2Q2 प्लस P3Q3 और प्लस डॉट डॉट PNQN। तो यहाँ पे जो P1, P2, P3 है यह वस्तुओं की कीमतें हैं। Q1 क्या है, Q1, Q2, Q3 ये वस्तुओं की मात्राएं हैं, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु। यानी ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है यह बतलाता है कि जो मुद्रा की मांग होती है, ये हमारा जो राइट हैंड साइड है ये मनी डिमांड को बतला रहा है या मुद्रा की मांग को बतला रहा है। और ये बतलाता है कि जो मुद्रा की मांग होती है वह ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए होती है, यानी लेन देन उद्देश्य के लिए होती है। और लेन देन हमारा इन वस्तुओं की जो हम लोग मांग करते हैं उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है। और ये जो MB आप देख रहे हैं ये मुद्रा की पूर्ति को बतला रहा है, मनी सप्लाई को बता रहा है, जहां M मुद्रा की मात्रा है और V जो है आपका वेलोसिटी ऑफ मनी है या मुद्रा का चलन वेग है। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में M हमारा क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी यानी चलन में मुद्रा की मात्रा कितनी है उसको बतला रहा है। V क्या है, ये जो मुद्रा है इसके चलन वेग को बतला रहा है। अब ये V को समझने की बात करते हैं कि V मतलब जैसे एक 50 रुपए का नोट है, एक 50 रुपए का हमारे पास नोट है, यह एक निश्चित समय में एक हाथ से दूसरे हाथ में विनिमय के रूप में कितनी बार प्रयोग हो रहा है, यानी इसका ट्रांजैक्शन पर्पज में कितनी बार यूज हो रहा है, यही वेलोसिटी ऑफ मनी है। ठीक है। मुद्रा की एक इकाई विनिमय के माध्यम के रूप में कितनी बार प्रयोग की जा रही है वही वेलोसिटी ऑफ मनी कहलाता है। वहीं P1, P2, P3 वस्तुओं की कीमतें हैं और Q1, Q2, Q3 उनकी मात्राएं हैं। अब फीसर ने इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हुए इन वस्तुओं की कीमतों का एक औसत ले लिया और Q1, Q2, Q3 की जगह पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या व्यापार की मात्रा को रख दिया है। तो उन्होंने ये इक्वेशन बनाया MV बराबर PT, जो कि बहुत ही फेमस इक्वेशन है। इसमें M हमारा फिर से मनी सप्लाई या मुद्रा की मात्रा को, V मुद्रा के चलन वेग को, P अर्थव्यवस्था में प्राइस लेवल को बता रहा है और T वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या व्यापार की मात्रा को बतला रहा है, यानी मुद्रा की मात्रा जो कि ट्रांजैक्शन पर्पज में यूज हो रही है। तो इस इक्वेशन का ये जो बायां पक्ष है ये किसको बता रहा है, मनी सप्लाई को बता रहा है। तो मनी सप्लाई आपकी क्या हो गई, एक तो मुद्रा की मात्रा M और मुद्रा का चलन वेग V। V क्या है आपका, ये आपका मुद्रा का चलन वेग है, जिसकी डिफिनेशन मैंने ऊपर दी हुई थी। तो यानी जो मनी सप्लाई इकोनॉमी में है वह क्वांटिटी ऑफ मनी और वेलोसिटी ऑफ मनी के मल्टीपल के बराबर है। यानी इन दोनों का जब हम गुणा कर देंगे M और V का तो हमें इकोनॉमी में मनी सप्लाई मिल जाएगी। और वहीं डिमांड फॉर मनी क्या है, वह हमारा लेन देन उद्देश्य के लिए होता है, जो कि P/T से डिनोट किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि फीसर ने बाद में
इस इक्वेशन में बैंक मुद्रा को भी जोड़ दिया और निम्न प्रकार का समीकरण बनाया। ये तो देखिए क्या थी, आपकी मुद्रा थी m, मुद्रा की मात्रा, और ये मुद्रा का चलन वेग था। इसी में उसने बैंक मुद्रा को भी जोड़ दिया है, तो बैंक मुद्रा को उसने डिनोट किया है m डैश। जैसे कि चेक हो गया, तो चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये सब भी क्या होते हैं, मुद्रा के रूप में काम करते हैं, और ये बैंक मुद्रा का चलन वेग है। यानी एक चेक एक अर्थव्यवस्था में कितनी बार विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग हो रहा है, वह वेलोसिटी ऑफ बैंक मनी है या बैंक मुद्रा का चलन वेग है। तो इस इक्वेशन को क्या किया फिशर ने, दो पार्ट में बांटा है, एक ये मुद्रा की मात्रा और ये बैंक मुद्रा की मात्रा। दोनों जब मिलेंगे तो वही आपका मनी सप्लाई को बताएंगे, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बताएंगे, जो कि हमारा मनी डिमांड के बराबर होगा संतुलन की स्थिति में। यानी ये डिमांड फॉर मनी है और ये सप्लाई ऑफ मनी है। तो एम डैश क्या है, टोटल बैंक डिपॉजिट सब्जेक्ट टू ट्रांसफर बाय चेक और बैंक मनी। वही वी डैश क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बैंक मनी, बैंक मनी का चलन वेग। तो फिशर ने क्या बतलाया कि अगर फिशर के हम पहले इक्वेशन की बात करें mv बराबर pt, तो इसमें इन्होंने v वेलोसिटी ऑफ मनी और t व्यापार की मात्रा, इसको क्या मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है कि v और t हमारा क्या है, स्थिर है। परिवर्तनशील हमारी क्या है, मनी सप्लाई है। अगर हमने मनी सप्लाई को बढ़ाया तो हमारा जो प्राइस लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके विपरीत अगर हमने मनी सप्लाई को कम किया तो प्राइस लेवल भी हमारा कम हो जाएगा। और आपको पता है जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य, जिसको हम लोग 1/p कहा था, वह कम हो जाएगा। और यहाँ पे जब प्राइस लेवल घटा तो मुद्रा का मूल्य जो कि 1/p था, यह बढ़ जाएगा। तो यह दोनों इक्वेशन में हमारा काम करता है। इस इक्वेशन में हमने v डैश को कांस्टेंट माना है, साथ ही t को भी कांस्टेंट माना है। अगर हमारा m प्लस m डैश मुद्रा और बैंक मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो हमारा कीमत स्तर बढ़ जाएगा, और वहीं विपरीत अगर m और m डैश इसकी मात्रा में कमी होती है तो कीमत स्तर कम हो जाएगा। इस प्रकार यह थ्योरी हमें क्या बतलाता है, यह थ्योरी हमें बताता है कि जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई या मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमत स्तर बढ़ जाता है और वैल्यू ऑफ मनी घट जाता है। ये हमारा फिशर का समीकरण है। अब इसी को हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। y एक्सिस पे हमने मनी सप्लाई या मुद्रा की मात्रा को दिखलाया हुआ है और x एक्सिस पे हमने कीमत स्तर को दिखलाया है। y एक्सिस पे हमने कीमत स्तर को और x एक्सिस पर मनी सप्लाई को दिखाया हुआ है। अब ये मान लेते हैं कि इकोनॉमी में अगर मुद्रा की मात्रा m1 है, इकोनॉमी में मुद्रा की मात्रा m1 है तो इसके सापेक्ष कीमत स्तर t1 है। अब अगर हमने मनी सप्लाई को, तो m1 मनी सप्लाई होने पर प्राइस लेवल क्या है, t1 है। अगर हमने इसी मनी सप्लाई को बढ़ाकर m2 कर दिया तो जो प्राइस लेवल है वह भी बढ़कर क्या हो जाएगा, हमारा p2 हो जाएगा। यानी जब हमने मनी सप्लाई को बढ़ाया तो हमारी प्राइस लेवल भी बढ़ गई। तो पहले हम इस बिंदु पर थे, अब इस बिंदु को पहुंच गए। अब अगर हम मनी सप्लाई को और बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अगर हमने मनी सप्लाई को m3 किया तो प्राइस लेवल भी हमारा बढ़कर p3 हो जाता है। यानी m3 के सापेक्ष कीमत स्तर कितना है, p3 है। अब हम इसी पॉइंट को मिला देंगे, ये जो पॉइंट देख रहे हैं A, B, C, तो ये हमें एक रिलेशन मिल जाएगा मनी सप्लाई और कीमत स्तर के बीच में। तो यहाँ पे जो प्राइस लेवल है वो किसका फंक्शन हो गया, हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी का। कैसा रिलेशन हो गया दोनों के बीच में, यानी जब मनी सप्लाई बढ़ रही है तो हमारा प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो गया। अब दूसरे डायग्राम में हमने
मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा के परिमाण और मुद्रा की मूल्य के बीच के संबंध को दिखलाया हुआ है। इस डायग्राम में हमने एक्स अक्ष पर तो मनी सप्लाई को रखा है, लेकिन वाई अक्ष पे हमने क्या रख दिया है, अब वैल्यू ऑफ मनी या मुद्रा के मूल्य को रखा हुआ है। जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई आपका M1 है तो प्राइस लेवल या मुद्रा का मूल्य क्या है, 1/P3 है। ठीक है। अब अगर हमने मनी सप्लाई को बढ़ाकर M2 किया तो जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1/P2 हो जाएगा। हमने मनी सप्लाई को और बढ़ाया तो मुद्रा का मूल्य और घट जाएगा, 1/P1 हो जाएगा। अब हम इसी पॉइंट को मिला देंगे तो हमें ये वैल्यू ऑफ मनी का डायग्राम भी मिल जाएगा। तो 1/P या मुद्रा का मूल्य भी किसका फंक्शन है, ये मनी सप्लाई का फंक्शन है। जब मनी सप्लाई बढ़ाया जा रहा है तो 1/P क्या हो रहा है, घट जा रहा है, और जब मनी सप्लाई कम की जा रही है तो 1/P या मुद्रा का मूल्य बढ़ जा रहा है। ये जो डायग्राम है इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अति परवलयाकार। इसकी विशेषता ये होती है कि इसके हर एक बिंदु पर जो इलास्टिसिटी होती है वह 1 के बराबर होती है। अब हम इस थ्योरी की कुछ आलोचनाओं के बारे में बात करेंगे। पहली आलोचना क्या है कि यह जो थ्योरी है वह अपने आप में स्वयं सिद्ध है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ाया तो कीमत स्तर बढ़ जाएगा और मुद्रा की घटाया तो कीमत स्तर घट जाएगा। इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस लोगों ने नहीं दिया हुआ था। दूसरी बात है कि यह नहीं बतलाता कि किस प्रकार से जब मनी सप्लाई में परिवर्तन होगा तो कीमत स्तर में परिवर्तन होगा, यानी मनी सप्लाई बढ़ने पर कीमत स्तर क्यों बढ़ रही है, इसको इन्होंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। यह थियरी स्टैटिक थियरी है, स्थैतिक सिद्धांत है। साथ ही साथ इसमें जो एजम्पशंस मान रखी थी कि V डैश T ये सब कांस्टेंट होते हैं, या बैंक मुद्रा या मुद्रा की मात्रा से संबंधित जो भी एजम्पशंस मान रखी हैं वो क्या है, वास्तविक नहीं है। और साथ ही साथ यह थियरी केवल यह मान के चलती है कि जो मुद्रा की मांग होती है वह विनिमय के माध्यम या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में होती है। इस थियरी ने स्टोर ऑफ वैल्यू, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव पर्पज, इन सभी का क्या किया है, इग्नोर किया है। यानी मूल्य के संचय, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य, इन सभी की अवहेलना की है। तो ये था हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी।